हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो सेटअप कुछ इस टाइप का था कि एक कैथोड रे ट्यूब लिया गया था, ठीक है। एक कैथोड रे ट्यूब है, यहां पे एक मेटल प्लेट है, यहां पे एक मेटल प्लेट, दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स, दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स, राइट। और इसको फिर वो कम्यूटेटर वगैरह से ऐसे कुछ जोड़ के पूरा बैटरी लगाया गया था और पोटेंशियल हम बदल सकते थे, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल हमारे कंट्रोल में है थ्रू द यूज ऑफ कम्यूटेटर्स। व्हाट आर दिस कम्यूटेटर्स, नॉट दैट मच इन डिटेल, बस याद रखो कम्यूटेटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और चेंजिंग द पोलैरिटी, दे कैन रिवर्स द पोलैरिटी, ओके। क्लियर है बात? द पोलैरिटी ऑफ व्हाट, द पोलैरिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड, यस और नो, श्योर है? अच्छा, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, या मान लो ये अगर नेगेटिव से जुड़ा है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव वाला प्लेट क्या कहलाएगा, एनोड या कैथोड? क्या कहलाएगा? कैथोड। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ तुम्हारा कैथोड और ये हुआ तुम्हारा एनोड। तो कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल? जब कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है बात बच्चों? याद है ना, वो जिंक वाला जो था वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था इसलिए इसको नेगेटिव मानते थे और इसी को एनोड मानते थे, याद है? वो गैल्वेनिक सेल में था। ये वाला बंदा किसमें था? गैल्वेनिक में था, याद है ना? ओके चलो कोई नहीं, छोड़िए। ओके चलो कोई नहीं, कैथोड एनोड हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, एक यहां से किसी एंगल पे लाइट आने की जगह रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? लाइट आने की जगह रख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। क्या कहते हैं? ये सेटअप है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्वार्ट्ज विंडो, जहां से रोशनी आएगी। क्या आएगी? रोशनी आएगी। रोशनी आ रही है भाई साहब, रोशनी टकराएगी, यस और नो? रोशनी टकरा के इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? बाहर फेंकेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे और किस तरफ अट्रैक्ट होंगे? इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यही इलेक्ट्रॉन फिर वायर में जाके क्या कंडक्ट करेंगे? करंट। तो रोशनी की वजह से जो करंट आएगी उसे क्या बोलेंगे? यस और नो? श्योर है? ये जो रोशनी आ रही है उसकी एनर्जी कितनी रही होगी? मान लो एच न्यू रही होगी। कितनी रही होगी? एच न्यू रही होगी। इस मेटल की वर्क फंक्शन कितनी रही होगी? एच न्यू नॉट। और अगर इफ एंड ओनली इफ, कैसे लिखते हैं तुम लोग? ऐसे ना, मैथ्स वाले ऐसे लिखते हो ना, इफ एंड ओनली इफ फॉर और न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, पूरा ऐसे ही लिखते हो ना मैथमेटिक्स वाले? तो नहीं लिखते हो? अब ठीक है, तो हम नॉर्मल में लिखते हैं। न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट इक्वल टू अगर है तो कौन सी घटना होगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, राइट? होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगी, यस और नो? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये तो पॉजिटिव है, अभी ये क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ये इसको क्या कर पा रहा है? अब धीरे धीरे इसकी पॉजिटिविटी को मैं घटा रहा हूं। मान लीजिए 5 वोल्ट था, कितना था? अब धीरे धीरे इसको मैं 3 वोल्ट किया, फिर मैं 2 वोल्ट किया, फिर 1 वोल्ट किया, फिर 0.5 वोल्ट किया, करते करते नेगेटिव 0.8 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया? नेगेटिव क्यों कर रहे हैं सर? ताकि मैं जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपोज कर पाऊं। क्या कर दूं? अपोज कर दूं। क्योंकि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रैक कर सकता है बट नेगेटिव वाला रिपेल करेगा तो उसको रोकेगा। तो इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, इनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो फास्टेस्ट मूविंग, और फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला वो नेगेटिव पोटेंशियल जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन को? फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जस्ट आके रुक गया तो उसके पहले वाले तो पक्का रुक जाएंगे क्योंकि वो तो उससे स्लो मूव कर रहे थे। देयरफॉर विल डिफाइन नाउ अ न्यू काइंड ऑफ पोटेंशियल। तो पहली बात, इनिशियली
द पोटेंशियल ऑफ एनोड इज केप्ट पॉजिटिव। एम आई राइट? तब फोटो करंट था, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू था, यस और नो? तो एट t इक्वल टू 0 ऐसा कुछ कंडीशन था। अब कुछ t टाइम बीता, यस और नो? और v एनोड को मैंने क्या किया, अब डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? तो फोटो करंट भी क्या हो गई, डिक्रीज हुई कि नहीं? सब लोग बोलेंगे पक्का? क्योंकि जब मैं इसको धीरे धीरे कमा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा, बिकॉज I इक्वल टू वी बाय आर, इफ V डिक्रीजेज I विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? तो अब इसका पोटेंशियल मैंने और कमा दिया। क्या कर दिया? चल मान ले ये 0 वोल्ट पे, कितने पे? ये 0 वोल्ट पे था और ये 5 वोल्ट पे था इनिशियली, राइट? तब करंट कुछ एक था, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब ये कितना कर दिया, 3 वोल्ट, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस 3 माइनस 0 हो गया, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप किया तो करंट भी ड्रॉप किया। करते 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 मैंने इसको भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो जब 0 कर दिया तो करंट क्या हो गया, करंट 0 हो गया। करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो? नॉट कंपल्सरी 0 होगा, कारण ये 0 वोल्ट पे रहता नहीं है, ये कुछ और पोटेंशियल पे भी रह सकता है, ठीक है? ये 0 वोल्ट पे ना रह के ये कुछ और हाई पोटेंशियल पे भी रह सकता है, इसलिए करंट 0 कब होता है मैं बता रहा हूं। यहां पे जैसे सेटअप किया गया, करंट 0 आप तब माने जब आपने फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक लिया, और फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को आप तभी रोक पाएंगे जब आप यहाँ पे कैसा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है? सो नाउ वी विल फाइनली डिफाइन कि अगर मान लो t इक्वल टू t इंफिनिटी पे, मतलब जब करंट 0 हो गया, t इक्वल टू t इंफिनिटी पे, जब मेरा v ऑफ एनोड मैंने एक ऐसा नेगेटिव वैल्यू कर दिया जो स्टॉप्स द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, देन इस वाले पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे, इस वाले प्रॉपर नेगेटिव पोटेंशियल पे फाइनली करंट क्या हो जाएगा, 0। एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसा रिपेल करे कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी वहीं पे जस्ट रुक जाए। सो हाउ विल यू डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। सो हाउ विल यू डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल? यस, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको मैं डिनोट करता हूं Vs से, सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल and it is defined as that negative potential, it is defined as that negative potential of anode with respect to cathode, which can stop the fastest moving electron, yes or no? इतनी क्लियर है? और थोड़ी एनालिसिस कर रहा हूं, उसके बाद आप पूरा लिख ले आराम से, सुन ले ध्यान से। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो निकल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके बीच, मान लो Vs है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये 0 है तो वो Vs है, तो ये कितना हो जाएगा, E इंटू Vs, यस और नो? अच्छा, अब बात को समझें आप। आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, H2 माइनस H2 नॉट इक्वल टू EVS, और यही ना काइनेटिक एनर्जी होता है। बोलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कब, जब आप H न्यू को बढ़ाएंगे, मतलब जब आप न्यू को बढ़ाएंगे तब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो इनकी स्पीड भी, रफ्तार भी बहुत तेज में बढ़ेगी। तो अगर ये बहुत तेज जा रहा है तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या चाहिए नेगेटिव में, हाई लार्ज नेगेटिव वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना आप न्यू बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसको रोकने के लिए भी उतनी ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगेगी। लेकिन नेगेटिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव में। मतलब अगर न्यू तुम्हारी थी कुछ एक वैल्यू और उसके करेस्पॉन्डिंग तुम्हें लगाना पड़ रहा था -2 वोल्ट रोकने के लिए, अब तुमने न्यू को बहुत बढ़ा दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बहुत बढ़ गई। और किसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की। तो इस फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड और बढ़ गई, तो नेगेटिव पोटेंशियल और लगाना पड़ेगा। तो -2 से नहीं काम नहीं बनेगा, अब -4 से काम बनेगा। तो अब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा, यस और नो? श्योर है, पक्का? ओके, सो ये पूरी चर्चा आपको क्लियर है कि नहीं? तो अब आप लिख लें इसको पूरा, जो भी आपको समझ में आ रहा है लिख लें। उसके बाद आई टेल यू कि और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। देन विल कम टू द ग्राफ्स,
ठीक है। अरे एनसीईआरटी 12 कोई लाए हो क्या? एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 कोई लाए हैं? लाए हैं? बाहर है, लेके आ, लेके आ। क्लियर है सबको इतना? ये पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं हर एक लाइन है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो तो एक एनालिसिस जो मुझे मिला कि अगर मैं न्यू बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा? न्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये पक्का है कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा और उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए आपको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। यस और नो? वेरी सिंपल लॉजिक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इमेजिन करो तो, अब इमेजिन कीजिए एक चीज कि अगर आप लगातार लाइट गिराए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो करंट आ रहा है, लगातार करंट आ रहा है। एक टाइम आएगा जब करंट क्या हो जाएगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा। अब उसके बाद आप जितना भी गिराते रहिए और इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो निकल पाएगा कुछ? जब सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के जो बाउंडेड थे, जो लूजली बाउंडेड थे, जब वो सारे खत्म हो गए तो और करंट कुछ आ पाएगा क्या? तब करंट कांस्टेंट हो जाता है, तब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एक कुछ ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जो ऐसे जाके ऐसे हो जाए, नहीं, जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे और फिर क्या हो जाए? सैचुरेट हो जाए। ये सर, तो सारे ग्राफ पे मैं चर्चा करूंगा, बट आप जनरल पहले समझ लो, उसके बाद मैं एक एक ग्राफ पे आऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्लियर हुई बात? तो ये पूरी जनरल बातें हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब हर एक ग्राफ के बारे में मैं आऊंगा, बट याद रखें कि जब भी मैं वीएस का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डिराइव नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। उसका ग्राफ हम सीखेंगे, उसके ग्राफ का एनालिसिस भी सीखेंगे, बट उसके इक्वेशन के हिसाब से हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो अभी देखिए, मैं फिर से एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से समझें। एक लास्ट चीज बता रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा एनसीईआरटी पे आऊंगा। सुने ध्यान से। ये कोई सरफेस है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये जो नीचे बाउंडेड है ना अपने सरफेस से, वो मान लो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितने से? अब जो रोशनी आ रही है, अगर उसे इसको जस्ट फ्री करना है, जस्ट फ्री करना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देना पड़ेगा, तभी वो जस्ट होगा। लेकिन अगर मैं 3 दे दूंगा तो ये निकल भी जाएगा और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी भी पा लेगा। सही बात है? श्योर है आप? अच्छा, दूसरी चीज, फिर वापस से मेरा वही सवाल कि मान लो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराया मैंने पहले, ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने और एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिराया, तो क्या ये निकल जाएगा? नहीं, एक साथ एक ही बार में एनर्जी उतनी गिरनी चाहिए। ये अलग अलग का कोई सिस्टम कि सर आपने 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो इसने 1 रिसीव किया, फिर आपने इस पे 1 डाला तो इस पे 1 रिसीव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज 1 फोटोन विल ऑलवेज इंटरेक्ट विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो जब भी इंटरेक्शन होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वर्सेस सिंगल फोटोन के बीच में होती है। एंड मैंने आपको पहले कहा दिस टाइप ऑफ कॉलिजन इज इलास्टिक इन नेचर। यस और नो? यस। तो ये इसलिए कोई टाइम लैग नहीं होता है। एम आई क्लियर? उसके मुंह, एक तो इसको जस्ट निकाला, इसको पुल आउट करके सरफेस पे पुल ले आया, और जो नेक्स्ट रेस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे वो हवा में मूव करेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। तू खुद सोच, ये बॉल है, इसको मुझे गिराना है, ठीक है, अगर ऐसे करता रहूंगा 50 बार, बॉल गिर जाएगा। लेकिन एक बार अगर 10,000 न्यूटन दे दूंगा तो गिर जाएगा। तो एक ही बार में देने से गिर रहा है, बट ऐसे करते रहो 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मतलब कह सकते हैं कि ट्राई कर रहा है लाने का, बट जैसे ही ये वापस उधर आ रहा है और वापस अट्रैक्ट होकर इधर नीचे आ जा रहा है। मतलब मान ले कि ये थोड़ा सा फ्री हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए और वापस वो खींच लिया वापस। नहीं समझे? लेकिन पूरा निकाल फ्री नहीं कर पाया। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? हाँ, चांसेस है अगर इलास्टिक नहीं हुआ तो, बट जनरली फोटोन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज ऑलवेज इलास्टिक। नहीं, बात वैसी नहीं है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा इलास्टिक ही होता है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट स्टेटमेंट।
the photon and electron interaction is always elastic in nature. It is written in the paper of Albert Einstein also that it is always elastic in nature. It can never be inelastic because the कारण समझो बात को. कारण क्या है? एक सिंगल फोटोन है. मैंने लास्ट क्लास इसको शायद बोला था, इसने पूछा था ये चीज. सिंगल फोटोन जो है वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है. कारण कि सिंगल फोटोन अपने आप को डिवाइड करके आधा एच न्यू कभी नहीं दे सकता, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी ही ट्रांसफर करता है. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा. प्लस इलेक्ट्रॉन भी पूरी की पूरी एनर्जी ही लेगा, कारण कि इलेक्ट्रॉन भी एच न्यू बाई 2 एनर्जी नहीं ले सकता. क्लियर बात? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. सो अगर तुम्हारे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा भी इनलास्टिक लें, या तुम बोल रहे हो कि प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली भी अगर मैं इसको ये कर लूं, इनलास्टिक मान लूं, तो क्वांटाइजेशन वायलेट हो जाएगा. एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी वायलेटेड. यस और नो? ओके, आई होप इट इज क्लियर. ओके, तो नाउ लेट अस कम टू द ग्राफ्स गिवन इन एनसीईआरटी. ईच एंड एवरी लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसा एनसीईआरटी में है. मैं बोल रहा हूं इसमें ज्यादा टीचर का रोल नहीं, ज्यादा स्टूडेंट का रोल होता है इस पूरे चैप्टर में. ठीक है? ओके, ओके. एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. हाँ. नहीं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था. Because nobody understood general theory of relativity, that's why he was not awarded. Our famous scientist Philip Leonard was very jealous of him. That's why he said that he is a Jewish person, he should not win. Plus, I don't understand his relativity का concept. Plus, he is saying that Heisenberg is wrong, this and that. तो उसको discard कर दिए थे. रोजालिन फ्रैंकलिन भी एक वैसी ही केस थी. She also could not get anything for a DNA structure. Okay. So now पहला दिया है इफेक्ट ऑफ, सुने यहां सुने, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोन. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोन या फोटो करंट बोलो, नॉट फोटोन, फोटो करंट. ठीक है? अगर मतलब मैं कह सकता हूं क्या है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना. हाँ, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, तो करंट भी क्या होता है? बढ़ रहा है. क्यों? सो बेसिकली जब आपने ये वाला सेटअप देखा और यहां पे आपने क्वार्ट्ज विंडो दिया और यहां पे आपने जो भी मेटल लिया था, रोशनी यहां आ रही थी, है कि नहीं? इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब देखो, यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट था, इसको आप पास ले आओ. क्या ले आओ? तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. मतलब पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाना मतलब पर यूनिट टाइम फोटॉन्स क्या हो गए? तो अगर नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे आते हुए बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले भी क्या हो गए? बढ़ गए. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले भी बढ़ गए तो करंट भी क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल. क्लियर हुई बात? श्योर है आप? तो जब आपको ग्राफ पूछे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, फोटो करंट वर्सेस, तो ग्राफ होती है सीधी, यस और नो. मतलब इंटेंसिटी जब जब आप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड भी बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगी. क्लियर हुई बात? श्योर है? सो एनसीईआरटी राइट्स दैट, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं. और यहां पे क्या हो रहे थे? निकल रहे थे. तो ये एमिटर हुआ और ये क्या हुआ? कलेक्टर. वेरी सिंपल. ठीक है? सो एनसीईआरटी राइट्स द कलेक्टर ए इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर सी, so that the electrons ejected from C are attracted towards the collector A. ठीक है? तो एक मिनट के लिए मैं यहाँ सेटअप बना दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज emitter. I hope it is clear. And this is maintained now at positive and this is now at मान लो 0 वोल्ट, मतलब कम वोल्ट. ठीक है? कम वोल्ट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैसा भी. ठीक है? पोटेंशियल फिक्स रहता है लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज करके.
ठीक है। सो क्या लिखते हैं सुने, द कलेक्टर को इन्होंने कहा है ए, एनसीईआरटी वालों ने कलेक्टर को क्या कहा ए, और इसको क्या कहा सी। सो नाउ लेट अस चेक, द कलेक्टर ए इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द एमिटर सी so that the electrons ejected from C are attracted towards collector A. Yes or no? Line satisfied. Keeping the frequency of the incident radiation and the potential fixed. मैंने क्या क्या फिक्स रखा, इंसिडेंट रेडिएशन को फिक्स रखा एंड पोटेंशियल को फिक्स रखा। मतलब जो रोशनी गिर रही थी उसमें मैंने छेड़खानी नहीं की, बस उस सोर्स को ही मैंने पास या दूर कर दिया, बट लाइट जो आ रही थी उसको मैंने छेड़खानी, मतलब अगर येलो लाइट आ रही थी तो अभी भी येलो लाइट ही आ रही है, ऐसा नहीं कि मैंने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को छेड़खानी की है, बस मैंने दूरी बढ़ाई घटाई है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाई या घटाई है। क्लियर हुई बात? इंटेंसिटी घटाऊंगा तो करंट घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। ओके, so he is saying keeping the frequency of incident radiation, the potential fixed, the intensity of the light is varied and the resulting photoelectric current is measured with time. It is found that the photocurrent increases linearly with time. ठीक है, it is found that photocurrent increases linearly with intensity of incident light. Sorry, it is found that the photocurrent increases linearly with intensity of incident light as shown graphically. The photocurrent is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second. ठीक है, नहीं समझे क्या? The photocurrent is directly proportional to intensity. और intensity क्या होता है? Number of photons falling per unit area per unit second. क्लियर हुई बात? Yes. Next is फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो बढ़ेगा करंट, बढ़, इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि देखो मैं बता देता हूँ, H इक्वल टू H नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप एक फैक्टर के बारे में सोच रहे हो तो आपको अदर कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। अगर आप दो फैक्टर साथ साथ करोगे तो दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐड होगा, दोनों का क्या होगा? क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। मतलब नंबर ऑफ फोटोन जितने गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट अगर आप न्यू बढ़ाए हो तो बस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बट फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी सिंपल, स्पीड हो जाएगा बट मतलब देखो तुम कह रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाए हो बट नंबर ऑफ फोटोन्स तो नहीं बढ़ाए, अभी भी नंबर ऑफ फोटोन्स उतने ही गिरा रहे हो क्योंकि इंटेंसिटी आप कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी अगर आप कांस्टेंट मान रहे हैं, इंटेंसिटी अगर आप और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी बट फोटो करंट पे कोई इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पहले निकल रहे थे अभी भी उतने निकलेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन जितने गिर रहे थे पहले अभी भी उतने ही गिर रहे हैं। यस और नो? यस, ठीक है। तो ओके, सो दे राइट एट द एंड दैट दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है बात? सब लोगों को श्योर है? बोलेंगे सब लोग? ठीक है, बोलो। ओके, नाउ द सेकंड ग्राफ। इसका टॉपिक क्या था? इसका टॉपिक आप लिख लेंगे, इसका टॉपिक था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन, नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलो या फोटो करंट बोलो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखो तो जस्ट इमेजिन कि ये ग्राफ कैसे आया, क्यों आया, वो सब नहीं पूछे आप, क्योंकि उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। सो आई एम नॉट डिराइविंग दैट फेनोमेनन, बट आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है। मान लो ये तुम्हारा फोटो करंट का है, मतलब करंट का है ये, और ये है तुम्हारा पोटेंशियल। क्या है ये? पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब आप इमेजिन करो कि जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने मेंटेन किया है इस तरफ, तो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी रुक जा रहा है, क्या वो वायर में जा पा रहा है? तो करंट कितना रीड करेगा एमिटर? 0। कितना रीड करेगा? तो एट Vs फोटो करंट भी क्या होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वायर में जा ही नहीं पा रहा है, वो तो जस्ट प्लेट पे रुक जा रहा है। यस और नो? इसलिए वहां पे ये क्या है? 0। क्लियर हो गई बात? अब देख, ठीक है, क्लियर है बात? फिर आपने क्या किया? धीरे धीरे पोटेंशियल को क्या किया? धीरे धीरे पॉजिटिव कर रहे हैं,
मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देगा कौन? कलेक्टर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा, यस और नो? सेटअप हमेशा माइंड में चलते रहना चाहिए। सेटअप कुछ इस प्रकार का है जहां पे ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लगातार इसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा, और ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यस और नो? क्लियर है बात? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितनी ज्यादा आप रखोगे उतनी ज्यादा आपको करंट मिलेगी, वो सब अलग बात है। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो आपका करंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यस और नो? मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट मैंने फिर वही बात कही कि अगर आप फाइनली पोटेंशियल जितना भी बढ़ा दो एक सैचुरेशन वैल्यू तो आएगा, उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं पाएगा, जितना दे रहा था उतना ही देता रहेगा, उसके ऊपर वो नहीं दे पाएगा क्योंकि बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड है, यस। तो ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं? क्लियर हुई बात? इसे क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। क्लियर हुई बात? श्योर है आप 100%? अच्छा, अब मान ले कि इसकी इंटेंसिटी I1 है, कितनी है? अब तू इंटेंसिटी, अब देख तूने अभी न्यू को बदला है क्या? फ्रीक्वेंसी बदला है क्या? तो इसका मतलब इस लाइन पे फ्रीक्वेंसी क्या है? फिक्स्ड है। तो फ्रीक्वेंसी में नहीं बदल रहा हूं क्योंकि हम रिलेशन किसके किसके बीच का पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी बीच में घुसाएंगे अभी। इंटेंसिटी कितनी? I1। अब इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द एरिया विल इंक्रीज, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग विल इंक्रीज, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल आल्सो इंक्रीज एंड देयरफॉर दैट विल अट्रैक्टेड वेरी इजीली। किसने? कलेक्टर जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है वो आराम से अट्रैक्ट कर लेगा और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अब इंटेंसिटी मैंने क्या कर दी? बढ़ा दी, यस और नो? तो इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू भी क्या हुई? बढ़ी, और एक बार बढ़ी। इसकी इंटेंसिटी मान लो I2 और इसकी इंटेंसिटी मान लो, तो रिलेशन क्या होगा? I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन, जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा, जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा उसमें करंट भी, और इसकी सैचुरेशन करंट इसलिए क्या है? ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर ले लीजिए और यहाँ पे इसकी सैचुरेशन करंट, यहाँ पे इसकी सैचुरेशन करंट और यहाँ पे इसकी सैचुरेशन करंट, यस और नो? सब लोग क्लैरिटी है? क्लियर है? बोलिए, सबको क्लियर हो गया फील के साथ कि हाँ सर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? अब आप एक चीज नोटिस करें, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है? तो फॉर अ फिक्स्ड न्यू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज फिक्स्ड। फॉर अ फिक्स्ड न्यू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्या कारण आप बता सकते हैं? सेम सिंपल कारण। देखो एच न्यू फिक्स्ड है और एच नॉट भी फिक्स्ड है, ई भी फिक्स्ड है, तो वीएस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म। मैथमेटिकली भी आप देख लो, आपका जो लाइट आप गिरा रहे थे उस सेटअप पे, ये लाइट आपने फिक्स किया, हाँ इस लाइट को आपने दूर पास किया वो अलग बात है, वो इंटेंसिटी आपने वैरी किया, वो आपने क्या वैरी करवाया? इंटेंसिटी, बट फ्रीक्वेंसी सेम है। तो एच न्यू जो गिर रहा है वो सेम है, मेटल का वर्क फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, तो वीएस ऑटोमेटिकली क्या हो गई? मतलब फॉर अ गिवन फिक्स्ड न्यू वीएस इज आल्सो फिक्स्ड, यस और नो? Therefore, for all the different intensity also, it is colliding at a single point. मतलब the graph is coming at a single point. Yes or no? Clear है बात? ये ग्राफ पूरी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर है ना? Okay. मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो ये जीरो पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल किसका है? अगर पूछ ले, कलेक्टर का या ये एमिटर का? कलेक्टर का, बिकॉज कलेक्टर को ही मैं पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहा था, सो दिस इज ऑफ कलेक्टर। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा इतना क्लियर है सबको? अब एक और लाइन जो हर बार पूछते हैं वो लोग भी, अपने पास ये तो है, अब इमेजिन करो न्यू तो फिक्स है, तो ये भी क्या होगा? अब ईवीएस छोड़ दो, ये भी क्या होगा? मतलब इंटेंसिटी वैरी करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा क्या? देखो दिख रहा है, मैथमेटिक्स से सब कुछ दिख रहा है भाई। आपका ये फिक्स है तो ये पूरा फिक्स है, ये फिक्स है तो ये भी क्या है? फिक्स है। तो इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी वैरी करेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी वैरी करेगा क्या? नहीं। सो अगर मैं अभी कभी भी आपसे, अब वापस से हम नेक्स्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट रिलेशन है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह का हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ बन रहा है फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का। तो ग्राफ बन रहा है
फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल का, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दें आप और डेटा देखें, समझे बात को। डेटा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डेटा से समझे आप। एक इलेक्ट्रॉन है अंदर अटैच्ड है, कितने से? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितने से? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एनर्जी गिराई, यहां देखो सब लोग, आपने एनर्जी गिराई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? अब आपने गिराई मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? श्योर? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? यस और नो? अगर आप hν की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है? अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अब क्या करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा कि पॉजिटिव में बढ़ेगा? नेगेटिव में बढ़ेगा। क्लियर हुई बात? नेगेटिव वाला ही रोक रहा है, नेगेटिव वाला ही क्या कर रहा है? रोक रहा है। और स्पीड लगा तो और रिपल्शन चाहिए ना इसको, तो रिपल्शन के लिए यहाँ पे और नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो कलेक्टर हैज टू बी मोर एंड मोर नेगेटिव सो दैट इट कैन रिपेल द फास्टेस्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो अब यहां जो लॉजिक बनेगा, देख क्या बनेगा। तूने फिक्स्ड न्यू के लिए, क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड न्यू के लिए तूने ग्राफ कैसा बनाया कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट होगा 0, यही पढ़ा ना। उसके बाद तूने क्या किया, ऐसे कर दिया ग्राफ को। ये फिक्स्ड न्यू के लिए था, किसके लिए था? बट अब मैं बोल रहा हूं कि इस जो लाइट मैंने गिराई थी इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, वो लाइट था ν1 का। कितने का था? ν1 का था। अब मैं और एक लाइट गिरा रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है? ν2, जो ज्यादा है, जो क्या है, देखो तो पहले मैं गिरा रहा था hν1, अब मैं गिरा रहा हूं hν2, और उसके बाद मैंने गिराया hν3। यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। ये काइनेटिक एनर्जी 1 थी, ये काइनेटिक एनर्जी 2 थी, और ये काइनेटिक एनर्जी 3 थी। तो ये EV1 थी, ये EV2 थी, और ये EV3 थी। अगर ये बढ़ी तो ये भी क्या हुई? बढ़ी। मतलब V1 V2 V3 भी बढ़ी। बट अगर मैं स्टॉपिंग की बात करूं तो ये रिटार्ड करता है, इसलिए नेगेटिव में ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव में, तो यहां पे VS1 अगर है, और अगर मैं और ज्यादा न्यू गिरा रहा हूं जो ज्यादा है ν1 से, वो इधर आएगा। लेकिन ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा? सेम। क्लियर? बोलो। सैचुरेशन एक ही जगह पे होगा क्योंकि मेटल एक ही है भाई। मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन खत्म किस में होगा? मेटल में। तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन खत्म होगा उसकी फोटो करंट को कोई और बदल सकता है क्या, उसके मटेरियल को छोड़ के? तो जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे उस कलेक्टर प्लेट की, सॉरी एमिटर प्लेट की, तब तक सैचुरेशन वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। तो सैचुरेशन वैल्यू इसलिए सेम है। क्लैरिटी है सबको? अब और एक मैंने दिया VS3, ऐसा नो, तो यहां पे क्या होगा? कुछ इस टाइप से। ग्राफ क्लियर है सबको? 100% पक्का? अच्छा, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यस और नो? या ऐसे भी बोल सकते हैं दैट VS3 इज मोर नेगेटिव because it has to stop the electron with kinetic energy equal to K3. This has to stop the electron moving with kinetic energy K2, and this has to stop the electron moving with kinetic energy K3. And we know that which is greater? K3 greater than K2 greater than K1? कौन सा वाला? कुछ भी ले लो, मतलब ये K3 अगर है तो यहाँ पे K3 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और K3 को अगर रोकने सबसे ज्यादा तो हाईएस्ट नेगेटिव इज रिक्वायर्ड, मोस्ट नेगेटिव इज रिक्वायर्ड। कौन सा वाला? ये वाला 1 ले लो। अगर मैंने ले लिया है तो गलती से ले लिया है, और क्या। ठीक है, सबको क्लियर है? पूरा क्लैरिटी आ गया? ग्राफ के साथ पूरी एनालिसिस हो गई। सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेगेटिव में ही क्यों गया, पॉजिटिव में क्यों नहीं गया, सैचुरेशन करंट एक वैल्यू पे क्यों आया, सब क्लैरिटी आ गया। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। यस और नो? फॉर अ फिक्स्ड न्यू। ओके, एंड द लास्ट ग्राफ दैट कम्स हियर इज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना? मिटा सकता हूं? ओके, अब जो आखिरी ग्राफ है आपका वो क्या है भाई? दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू।
किसी किसके बीच का है, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक बता दिया था, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस, तो लेट अस टेक ईवीएस ऑन दिस तरफ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, लेट अस डिवाइड व्हाट एच हियर, क्या डिवाइड कर देंगे ई, तो वीएस हो जाएगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट, यस और नो। दिस होल थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाई नॉट अपॉन ई, यहां देखो इसको मैं फाई नॉट अपॉन ई लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, बस फिर कहानी खत्म है। या आपको रखो न्यू को इधर रखो, सॉरी वीएस को रखो यहां पे, न्यू को रखो यहां पे। अच्छा स्लोप कैसा है भाई साहब, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, श्योर, वाई इंटरसेप्ट कैसा है, मतलब ग्राफ यहां से आएगा, ठीक है, और ये बीच से डॉटेड होता है, तो ये कितना होगा फाई नॉट अपॉन ई, या आप इसे क्या बोल सकते हो एच न्यू नॉट अपॉन ई, राइट, एंड दिस इज थीटा, ये क्या है न्यू नॉट, न्यू नॉट से पहले कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल जरूरत पड़ेगी क्या, न्यू नॉट के बाद ही मेन पड़ेगी, क्लियर हुई बात है सबको। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया, बोलिए, आया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा सा और एक गेम प्ले है, थोड़ा सा उसका ले लेना फोटो, एक छोटा सा चीज, मान ले दो मेटल है, कितने, दो मेटल है, क्या है, अगर दो मेटल है और एक की फ्रीक्वेंसी सॉरी एक की वर्क फंक्शन कम है और एक की वर्क फंक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो दूसरा मेटल है कुछ ऐसे, और एक ऐसे बना दिया मैंने, और ये दोनों पैरेलल है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दोनों कैसे लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये आपका मान लो मेटल ए है और ये मान लो मेटल बी है, राइट, क्या दोनों का स्लोप चेंज हुआ है, स्लोप चेंज, क्यों स्लोप चेंज नहीं हुआ बताइए, yes because slope is what, can this ever change, this is always a constant quantity, this can never change, yes or no, yes, but what can change sir, phi naught can change, phi naught can, so what, so अगर मैं मेटल ए की बात करूं तो उसका फाई नॉट है फाई नॉट ए, और अगर मैं मेटल बी की बात करूं तो उसका फाई नॉट है फाई नॉट बी, एम आई राइट, और ये बाई ई है और ये भी बाई ई है, क्लियर होगी बात, सबको इतना क्लियर है, कोई परेशानी किसी को, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई बात, पक्का, सो द होल फोटोडेट इफेक्ट इज ओवर। या जिसका भी इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसका ज्यादा है, तो वरना ऐसे सोच रहे, पता है कैसे सोचते हैं यहाँ पे, ये वाला बी, देखो देखो देखो, हाँ देखो ना, वही बता रहा हूँ, ये बी है, ये न्यू नॉट किसका है, ए का, ये न्यू नॉट किसका है, किसका न्यू नॉट कम है, तो किसका वर्क फंक्शन कम होगा, खत्म हो गई, मतलब ये भी काम में तब आएगा जब न्यू नॉट के बाद वाली पार्ट आएगी, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस वाले मेटल के लिए कब होगी, न्यू नॉट के बाद, और इस वाले मेटल के लिए कब होगी, न्यू नॉट ए के बाद, नहीं बात सुन, खत्म हुई कहानी, अरे बोलो क्या है भाई साहब, कुछ नहीं, छी 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 छी, चा 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 चा, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, नथिंग, बीच में थोड़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी भी दिया हुआ है, आपको पढ़ना है क्या वो सब, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अरे आता तो है ना वो मिटा देंगे, मिटा देंगे, श्योर है आप, अच्छा, उसके बाद मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बता रहा हूं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, आप थोड़ा सा देख लेंगे इसको, ठीक है,
ओके, फोटॉन्स का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, फोटॉन्स के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो फोटॉन्स के कुछ पॉइंट यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। सो फोटोन देखिए, एनसीईआरटी लिख रहा है, photoelectric effect thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter behaved as if it was made up of quanta or the packets of energy where each energy is equal to h nu, known as the photons. Yes or no? Next, NCERT writes, is the light quantum of energy to be associated with a particle? So Einstein arrived at the important result that the light quantum can also be associated with momentum, which is h nu by c. h nu by c. क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? नहीं समझ में आया? पेज नंबर 395, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटॉन्स। 11.7, यस 11. जल्दी वी हैव टू रीड एनसीईआरटी आल्सो बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, इज द लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी टू बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल? सो आइंस्टाइन अराइव्ड एट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट द लाइट क्वांटम कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद द मोमेंटम h nu by c. h nu by c. Next, a definite value of energy as well as momentum is a strong sign that the light quantum can be associated with a particle. This particle was later named as photon. The particle-like behavior of light was further confirmed by the experiment of A.H. Compton, जो Compton effect में बोल रहा था, on scattering X-rays from electron. In 1921, Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics for his contribution. तो 1921 में उसे Nobel Prize मिला था, right? In 1923, Millikan was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity and on photoelectric effect also. So Millikan was also awarded for Nobel Prize for photoelectric effect, right? So we can summarize the photon picture of electromagnetic radiation as follows. So about photon, NCERT writes that in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photons. Yes or no? So जो energy black body emit कर रही है, हो सकता है वो in forms of packet भी कर रही हो, and that each packet is known as h nu, which is quanta, and for light that quanta is known as photons. Yes or no? Yes. Each photon has energy equal to h nu and momentum is h nu by c, and speed c is the speed of light, right? All photons of light of a particular frequency nu और wavelength इतना has same energy इतना, वो सब आपको मालूम है। Next, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field. So photons are electrically neutral. Remember that. Next, in a photon particle collision such as photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved. Hence the collision is elastic E equal to 1. However, the number of photons may not be conserved in a collision. क्या लिखा? However, the number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created. It is talking about where energy is destroyed, where quantization of energy is not followed, where energy conservation is not followed, that is nuclear fusion or nuclear fission. Yes or no? Where one photon can convert into electron, or a photon can convert, electron can convert into photon. So there might be a formation of new photon, there might be a formation, destruction of a photon. Therefore, there is nothing called conservation of photon. So NCERT ने लिख दिया इस लाइन को that there is nothing called conservation of photon. Yes or no? So आपको पूछ सकता है which of the following conservation laws are true? So अगर आपको लिख दे conservation of mass, conservation of photon, तो दोनों ही आंसर गलत हैं. Conservation of mass is also not followed always, and conservation of photon नामक कोई भी चीज नहीं होती. Am I clear? पूरी एनसीईआरटी विथ लाइन आपको पता होनी चाहिए, वरना बहुत इशू हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ. जरा सा नीट वालों ने अगर आपसे स्टेटमेंट बेस पूछ लिया, आप वहां पे हार जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? देन देयर इज वेव नेचर ऑफ मैटर, जो लुई दे ब्रोगली, जो भी लुई दे ब्रॉय वगैरह जो भी है लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है ब्रॉय, लुई दे ब्रॉय है ना, एनसीईआरटी में लिखा है, प्रोनाउंस एज ब्रॉय नहीं. भाई साहब ने क्या किया था? डी ब्रोगली वेव दिया था या मैटर वेव्स दिया था? He discovered the de Broglie waves, और क्या किया था भाई साहब ने? Which he also named as matter waves. इसने क्या खोजा था? अरे केमिस्ट्री का कॉपी है मेरा, है अभी, उसने नहीं, वो वाले में नहीं है, वो ड्रॉपर वाले में पूरा प्रूफ किए थे. प्रूफ नहीं किया था हम लोग एकदम मजे से, एक दो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किए थे कि डी ब्रोगली ने कैसे कैसे सोच के ये सब निकाला था. वो अच्छा क्लास था. चलो कोई नहीं, देखते हैं, ध्यान से देखो, अभी सब लोग ध्यान से देखिए. डी ब्रोगली ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, मतलब डी ब्रोगली ने बस कहा था, उसको वेरीफाई किसी और ने किया था, डेविसन एंड जर्मर. क्या, कौन, किसने? डेविसन एंड जर्मर.
डेविसन जर्मन ने ये वेरीफाई किया था कि जैसे एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन भी वैसे रिफ्लेक्ट होता है और एक फोटोन भी वैसे ही रिफ्लेक्ट होता है। मतलब लाइट गिराओ तो वो जैसे रिफ्लेक्ट करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। इन द सेंस आपने एक सुना होगा ब्रैग्स लॉ, सुना है ब्रैग्स लॉ, 2d sin θ = L लैम्डा या d sin θ = L लैम्डा, कुछ तो पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस वगैरह करके एक एक्सपेरिमेंट आया, दैट इज व्हाट डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। सो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड डी ब्रोगली राइट। डी ब्रोगली सेड दैट अगर, क्या बोल रहे हैं वो, अगर लाइट जिसके पास फोटॉन्स है अगर वो बिहेव कर सकता है वेव की तरह, अगर लाइट जिसके पास फोटॉन्स है अगर लाइट बिहेव कर सकता है वेव की तरह, तो कोई और पार्टिकल भी क्यों नहीं वेव की तरह बिहेव कर सकता है। डी ब्रोगली सिंपल एक्सप्लेनेशन, मतलब उनका क्वेश्चन यही था और उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि भाई अगर लाइट बिहेव कर रहा है वेव एज वेल एज पार्टिकल की तरह, तो कोई भी पार्टिकल इन द वर्ल्ड विल कैन बिहेव एज वेल एज अ पार्टिकल एंड ऑल्सो एज वेल एज अ वेव। वेरी सिंपल, ठीक है। सो डी ब्रोगली एक्सेप्टेड द फैक्ट एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स एंड ही सेड दैट any subatomic particle also known as the quantum particle is associated with wave like characteristics also। फिर उसने स्टैंडिंग वेव की भी दी थी, आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि वो जो एक बनाते हैं, देन देयर इज वन वेव, सो देयर इज 2πr = L लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट आया था, है ना। इस टाइप के अगर वो 5 वेव बना रहे तो 2πr = 5 लैम्डा, ऐसे करते थे ना। तो स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। उसने ये प्रूव कर दिया था कि भाई साहब वेव लाइक कैरेक्टर होते हैं पार्टिकल नेचर में भी। बट जब मैंने आई थिंक ड्रॉपर बैच में पढ़ा था, मैंने कहा था कि जब आप एक्सपेरिमेंट को नहीं देख रहे हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट को नहीं देख रहे हैं और जब आप मशीन की तरफ देख रहे हैं, तो आपको एक मैक्सिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जहां आपको मैक्सिमम मिल रहा है वहां आपको लग रहा है कि वो क्या है, वेव। और जैसे आप उस एक्सपेरिमेंट की तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एक पार्टिकल जा रहा है। यस और नो? जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंटेंसिटी का ग्राफ, तो इंटेंसिटी पे एक मैक्सिमा आ रहा है, क्या आ रहा है, और इंटेंसिटी पे मैक्सिमा आ रहा है मतलब पक्का क्या हुआ होगा, इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, इसलिए कहीं पे मैक्सिमा और कहीं पे मिनिमा। तो जब आप मशीन को देख रहे थे और एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं देख रहे थे, तब तक आपको क्या लग रहा था, जैसे ही आप उस सेटअप की तरफ देखने लगेंगे तो आपको फोटोन दिखने लगेगा, तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। यस और नो? सो हेंस थ्रू ऑल दीज, बहुत सारा जो इसका साइंस मैंने आपको आई थिंक ड्रॉपर बैच में पूरा पढ़ाया था डिटेल में, ये सारी चीज सब सोच के डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं भाई साहब, सिर्फ इसी टाइप का बिहेवियर सिर्फ लाइट ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने लाइट गिराई, ब्रैग्स लॉ उसने भी फॉलो करा, उसने फिर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन गिराया और उसने भी वो सेम फॉलो करा, जो सेम पाथ लाइट ने फॉलो करा था, सेम इलेक्ट्रॉन ने भी फॉलो करा। तो बोल दिया कि वो वेव नेचर शो कर रहा है लाइट की तरह। एंड हेंस इफ इलेक्ट्रॉन कैन शो wave behavior, if light can show wave behavior, then any particle can show wave behavior. Hence matter which consists of any subatomic particle can show wave behavior. Hence he developed a law and he writes that lambda equal to h upon p, where p is the momentum and lambda is the wave particle associated. Yes or no? So basic हम क्या करते थे, याद करो आप, जब आप क्वांटम वर्ल्ड में घुसते थे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तो हम ये कहते थे कि हम पार्टिकल का वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान सुने, हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि हम किसी पार्टिकल का वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, हम मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, हम लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सब हम किससे ला रहे हैं, पार्टिकल से ला रहे हैं। बट पार्टिकल का इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर्ड है, वेव के वेव फंक्शन में। समझे बात को और फील करें इनके बीच के इंटरेक्शन को। वेव एक चीज है, पार्टिकल एक चीज है, बट दोनों इंटर रिलेटेड है सर, क्योंकि वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन। इट कैन जस्ट टेल अस दैट वेयर इज द वेव प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, बट फ्रॉम दैट ओनली वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल जो वेव बना रहा है। यस और नो? सो दैट इज द कोरिलेशन। बट याद करो, मैंने और एक चीज कहा था, दैट व्हेन मैक्स बॉर्न केम, जो मैक्स बॉर्न एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दैट इज कि जो लाइट है उनके पास दो बिहेवियर है, एक है आपका वेव और एक है आपका पार्टिकल, राइट?
तो ये तो पहले से ही था। इनके बीच का इंटरेक्शन कौन है? दैट इज वेव पैकेट, दैट वाज व्हाट, एंड वेव पैकेट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय whom? मैक्स बोर। वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स बोर ने। मतलब अगर अब मैं धीरे धीरे आऊं, ये फॉर्मूला आपको पहले पता हो जाना चाहिए, दैट लैम्डा इज एसोसिएटेड विथ वेवलेंथ एंड पी इज एसोसिएटेड विथ मोमेंटम। यस और नो? नाउ लेट अस कम बैक अगेन टू दिस लड़ाई वेव एंड पार्टिकल और इनके बीच का जो फंडामेंटल दिया मैक्स बोर्न ने थ्रू स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ही सेड दैट भाई सब कुछ ऐसा होता होगा कि अगर मैं यहाँ पे साई प्लॉट कर रहा हूं, क्या प्लॉट कर रहा हूं? साई एज अ फंक्शन ऑफ आर प्लॉट कर रहा हूं और ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है सर। यस और नो? जब ये कुछ ऐसा आ रहा है तब तब मुझे साई की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यस और नो? बोलिए, श्योर है आप? लेकिन साई की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी जगह मिल रही है? बहुत जगह। इसका मतलब साई जहां जहां मैक्सिमम होता था वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होता था? The probability of finding the electron is maximum wherever the psi is max. Yes or no? Wherever psi is max, it can be called as a node. Yes or no? Because you take psi और psi square, it is the same thing. अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो yes or no? तो psi वर्सेस r की ग्राफ में आपको कहां कहां इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है या कहां कहां वो पार्टिकल मिल रहा है, जहां जहां मैक्सिमम पीक है। yes or no? इसका मतलब, अच्छा आपको क्या इसका वेवलेंथ क्लियर है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर, यहां से लेके यहां तक इसका वेवलेंथ है या यहां से लेके यहां तक इसका वेवलेंथ है। तो जब जब आपको वेवलेंथ क्लियरली दिख रहा है, क्या बोल रहा हूं, जब जब आपको वेवलेंथ क्लियरली दिख रहा है तब तब आपको मोमेंटम भी क्लियरली दिखेगा, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। जब जब लैम्डा क्लियर है तब तब मोमेंटम भी क्लीन एंड क्लियर है। यस और नो? लेकिन जब मोमेंटम क्लियर है, लैम्डा क्लियर है, तब कितनी जगह पाने की प्रोबेबिलिटी है? बहुत सारी जगह पे है। यस और नो? बिकॉज साई बहुत जगह पे मैक्सिमम है और साई बहुत जगह पे मैक्सिमम मतलब वहां वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटोन या जो भी पार्टिकल में स्टडी कर रहा हूं उसको पाने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब व्हेनेवर यू कैन सी द लैम्डा प्रॉपर्ली, कैन यू मेजर द पोजीशन प्रॉपर्ली? देयर आर वेरियस पोजीशन वेयर यू आर एबल टू फाइंड इट। यस और नो? देयर आर वेरियस पोजीशन वेयर यू आर एबल टू फाइंड द फोटोन। सो जब जब आपका लैम्डा बड़ा है, जब जब आपका लैम्डा बड़ा है तब तब आपका मोमेंटम अनसर्टन है। तब तब आपका क्या अनसर्टन है? मोमेंटम अनसर्टन है। यस और नो? नहीं, गलत हो गया। जब जब लैम्डा बड़ा है, जब जब लैम्डा, तब तब मोमेंटम तो भी सर्टन है लेकिन पोजीशन अनसर्टन हो जा रहा है। पोजीशन क्या हो जा रहा है? अनसर्टन, बिकॉज बहुत सारे पोजीशन मिल रहे हैं जहां जहां इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी है। यस और नो? सो व्हेनेवर द लैम्डा इज सर्टन देन मोमेंटम इज आल्सो सर्टन। तो बट द पोजीशन दैट इज x इज अनसर्टन। यस और नो? And the change in uncertain quantity into change in a certain quantity will always be a constant quantity known as h by 4 pi, or it is also sometimes written as del x into del p greater than h cross by 2, where h cross is h by 2 pi, where h cross is h by 2 pi. So just imagine कि सर मैक्स बोर ने यहाँ पे क्या किया, मैं उस पर आ रहा हूँ बट एक मिनट सुन लीजिए आप। जब अब आप क्या करें, अब ध्यान दें आप, अब मैं आपको एकदम फील करा दूंगा कि भाई क्या हुआ था, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे सोचा। देखिए ग्राफ ऐसा था सर, लोग बहुत खुश थे। फिर ग्राफ थोड़ा हमने इसको लोकलाइज किया। क्या किया? लोकलाइज, मतलब वेव फंक्शन इज लोकलाइज्ड। क्या किया मैंने? लोकलाइज। देखो मतलब और पास ले आया इसको, ऐसे ले आया और पास ले आया और पास ले आया और पास ले आया और पास ले आया। पास लाते लाते क्या हो गया? वो पास लाते लाते वो क्या बन गया है? पोजीशन सर्टन हो गया। और वेवलेंथ क्या हो गया? वेवलेंथ अनसर्टन हो गया, तो मोमेंटम भी क्या हो गया? तो जब जब मोमेंटम अनसर्टन हो रही है तब तब पोजीशन क्या हो जा रही है? और वो वेव से क्या बन जा रहा है? पार्टिकल। और फिर पार्टिकल से क्या बन जा रहा है? सो क्या वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? अब दोनों का इंटरमीडिएट पॉइंट देखो। जब मैंने इतना, तुम समझ गए? तो सो अगर कभी भी क्वेश्चन आए दैट व्हाट लेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अगर मैं पूछूं व्हाट लेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, आंसर क्या होगा? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ओनली लेड टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। यस और नो? यस, याद रखना इस चीज को। बिना डी ब्रोगली के लैम्डा और पी में लड़ाई नहीं होती, मतलब वेवलेंथ और पार्टिकल लेंथ में लड़ाई नहीं होती, और इस टाइप का कुछ लोग, साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ नहीं सोच पाते। यस और नो? सो व्हेनेवर यू लोकलाइज अ वेव फंक्शन it becomes a particle. Whenever you loosen the wave function, it becomes a wave. Yes or no? Because whenever you loosen the wave function, there are various values of psi, and remember psi is a function of sine.
If psi is a sine function, then obviously it is periodic. And if it is periodic, then you would for sure find more than one position for a single particle. Therefore, you would find uncertainty in position, but the lambda would be clear at that point. But when you localize the sine graph, it would become 1 point, and if it becomes 1 point, it is a particle and not a wave. And the position is certain, and lambda is uncertain. Because lambda you can't see ना, अब तो तुम देख ही नहीं पाओगे. Yes or no? I hope it is clear. Sure? तो एक लास्ट चीज मैं बताना चाह रहा था. देखो, इसका पूरा प्रूफ है, बट इसके प्रूफ पे मैं नहीं जाऊंगा, वरना तुम बौखला जाओगे एकदम. अब देखिए जरा, अब हम वेव पैकेट पे आ रहे हैं. किस पे आ रहे हैं? वेव पैकेट इज व्हाट? वेव पैकेट इज नथिंग बट वेरियस वेव फंक्शन लोकलाइज टुगेदर. वेरियस वेव फंक्शन, मैथमेटिक्स के पीछे मत भागिए, उसके मैथमेटिक्स के पीछे भागेंगे पूरा पागल हो जाएंगे. इट्स इंटरफेरेंस ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ वेव्स टुगेदर इनसाइड वन पैकेट. ऐसे होता है, उसको छोड़ दीजिए. बट आप जनरल समझें कि मान लो ये कोई वेव ऐसे ऐसे जा रहा था, राइट? ये कोई वेव ऐसे जा रहा था. इफ आई लोकलाइज द वेव फंक्शन, इफ आई लोकलाइज द, तब देखो क्या होगा. तब क्या होता है पता है? तब एक पैकेट होता है, एक मिनट रुको, तब एक पैकेट आएगा जिसको हम वेव पैकेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? और वो पैकेट कुछ ऐसा दिखेगा. ये वेव पैकेट है, और यही वेव पैकेट इस पाथ को फॉलो करते करते चलेगा. तो इसके अंदर वेव भी है और वो खुद भी चल भी रहा है, इस एक साथ सुपरपोज्ड है, और वो इधर से ऐसे घूमते घूमते यहां पे चलता हुआ जा रहा है. तो एक वेव पैकेट है, एक वेव पैकेट है जो चलता चलता जा रहा है. तो इसमें वेव भी है और वो पार्टिकल की तरह चलता चलता भी जा रहा है, लेकिन वेव के फॉर्म में जा रहा है. दैट इज वेव पैकेट. दैट इज व्हाट. सो वेव पैकेट को डिफाइन कभी भी करना पड़े तो आप बोलेंगे लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज नथिंग बट अ वेव पैकेट. लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज नथिंग बट अ wave packet. That is n number of waves superimposed together to form a packet known as wave packet. Clear हुई बात? So this was the link between your particle nature and wave nature. When you open this packet, it becomes a wave. When you close this packet, it becomes a particle. समझ में आई बात? तो सर बहुत सारी चर्चा हो गई, बट मेन चर्चा नहीं हो पाई. वो क्या है मैं बता देता हूँ. लोकलाइज वेव फंक्शन को, वेव को हमने एक जगह लाके चिपका दिया, साइड से, दोनों साइड से क्लोज कर दिया. मतलब उसकी वेव नेचर को खत्म करने का कोशिश किया हमने. उसका वेव को हमने दबा दिया ना, तो पार्टिकल बन गया ना. वो ऐसे था, कुछ वेव ऐसे था, उसको एक जगह पे एक पार्टिकल बना दिया. आप नहीं समझ? हम वेव की तरफ जा रहा है, देख अभी भी जा रहा है. ये वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट है. सब बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, तुम सीख जाओगे धीरे धीरे. तुम धीरे धीरे थोड़ा मतलब फील करने लगोगे, तुम सीख जाओगे. बहुत फील करने से वो आ जाता है. अब देखो तो, अब आते हैं वापस अपने बेकार पढ़ाई पे जो हम लोग पढ़ रहे थे. लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, राइट? इसके 50 तरीके के फॉर्मूला बनाए गए, जैसे एच बाई एम वी, फिर एक दिया गया एच बाई 2m के, फिर एक दिया गया एच बाय काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू इंटू वी. क्या होता है? तो क्यू इंटू वी. अनेक टाइप के. उसमें फिर तुम्हारे एलन मॉड्यूल में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन 150 बाई वी रूट ओवर, या इसी को उन्होंने लिखा 12.25 एंगस्ट्रॉम में, 12.25 डिवाइड बाई वी रूट वी एंगस्ट्रॉम. हाँ लिखा है. अरे एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री वाले में लिखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में. ये सब डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है ना. तो आपका होमवर्क रहेगा, आप थोड़ा, मेरे को याद नहीं वैल्यू इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. आप लैम्डा फोटोन और लैम्डा ऑफ अल्फा का भी शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर ले. लैम्डा फोटोन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का भी जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा वो आप डायरेक्टली याद कर ले. ठीक है? तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसका वैल्यूज डायरेक्टली याद करके आएंगे. नीट एग्जाम या कहीं पे भी डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. क्लियर है बात? सब लोग श्योर है? सो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से एनालाइज करते हैं इस पॉइंट पे. लेट अस एनालाइज ओवर हियर इन दिस पॉइंट कि सर डी ब्रोगली ने कहा कि हर एक मैटर वेव एमिट कर सकता है. मतलब हम लोग भी एमिट कर रहे हैं, मतलब आपके और मेरे बीच में भी वेव्स निकल रही है और वो इंटरफियर कर रही है. लेकिन वो इंटरफियरेंस हमें फील नहीं हो रहा है, बिकॉज वेव जितना हम निकाल रहे हैं वो उतनी वेव बहुत कम है. उससे बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा. इवन इमेजिन करो ना, डी ब्रोगली ने भी गोल्फ बॉल लिया था. रियलिटी में भी गोल्फ बॉल, जो क्वेश्चन तुम करते हो गोल्फ बॉल पे वो ऐसे ही नहीं दिया जाता है. रियलिटी में भी उसने गोल्फ बॉल लिया था. तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन वगैरह पे,
तो मास बहुत कम है, इसलिए आपको उसका लैम्डा दिखता है, उसका लैम्डा फील होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हम लोग, जैसे गोल्फ बॉल हो गया या कोई बॉल हो गया, हम लोग हो गए, हमारे मास बहुत ज्यादा है, इसलिए लैम्डा हमारा बहुत कम है, इसलिए हम अपनी लैम्डा फील नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? सो डी ब्रोगली ने कह तो दिया कि वेव तो सब एमिट करते हैं, बात सही हुई है, लेकिन हम वेव्स अपनी इसलिए फील नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम लोग जो एमिट कर रहे हैं वेव वो बहुत कम लैम्डा की होती है, बिकॉज हमारा मास बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हुई बात? साथ साथ आपको रिलेशन याद होने चाहिए, h/2m ke भी हो सकता है, आप काइनेटिक एनर्जी दे देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन, अल्फा पार्टिकल सब आपको याद होना चाहिए, प्लस मास और चार्ज भी आपको पता ही होगा सबका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन फोटोन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन वगैरह जो भी, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आया? क्लियर है बात? सब लोग क्लियर है? हाँ वो आता है, वो पढ़ेंगे बिकॉज वो केटी में आता है, बता देंगे उसको भी। क्लियर है सबको? श्योर? चलो ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 केटी नहीं होता भाई, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? आपने ये पढ़ा है ना ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो क्या था मैं भूल गया हूँ, क्या था वो? पावर इक्वल टू सिग्मा E a T⁴, राइट? उसमें सिग्मा क्या था? स्टीफेंस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू पता है आपको? इसकी वैल्यू पता है आपको? नहीं वैल्यू नहीं, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नहीं पता है ना, वो नहीं पढ़ाया गया होगा। और ठीक है छोड़ो, आगे बढ़ रहे हैं हम। उसका होता है 2 पाई 5 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय h² इंटू c⁶। पूरा निकल के आता है, तब जगह हम निकालते हैं, वो कैसे निकाला छोड़ दीजिए सब, ब्लैक बॉडी में होगा, वो इमिसिटिविटी वगैरह पढ़ाए होंगे ना। सीख गए या नहीं सीख? सब सीख गए? बहुत बढ़िया। तो डुअल नेचर अपना खत्म हो गया। डुअल नेचर अपना क्या हो गया? अच्छा, डाइविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट नो मोर इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग दैट। डाइविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट was removed 2 years back only, but क्वेश्चन भी नहीं आते। So I hope this chapter is complete। टाइम कितना हो गया? 8:50। So अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, तो आपका काम है, सुने ध्यान से, इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। आपका काम है एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले से केमिस्ट्री से पढ़ के आएंगे, ताकि हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर हुई बात? एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं उतना नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। जो पार्ट मुझे लगा कि हाँ मुझे पढ़ा देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आप उसको कर लेंगे। ये सर कौन सा नोडल नोट्स वगैरह पार्ट कुछ नहीं करना है, नोट्स आर नॉट इन्वॉल्वड हियर। ओके, द ओनली थिंग दैट इज इन्वॉल्वड हियर इज एनर्जी। द बेस्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन एटम्स आर एनर्जी। इफ यू नो द एनर्जी वेल, आपके सारे आंसर बन जाएंगे विदाउट एनी इशू। एंड स्पेक्ट्रम आपको मालूम है, ये सर नो। तो अगर मैं आपको जनरली पूछूं कि टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा टू मूव अबाउट अ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, एक अल्फा पार्टिकल का हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा? व्हाट कैन बी द आंसर? द क्वेश्चन इज कि मान लो कि ये एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, क्या है, और यहां इलेक्ट्रॉन को हटा के मैंने अल्फा पार्टिकल को बोला तू रोटेट कर। अल्फा पार्टिकल को रोटेट नहीं करा सकते ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिपेल कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, कहां पे? सेकेंड एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन की टाइम पीरियड कितनी होगी? एक चक्कर काटने में कितना समय लगेगा? तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा? टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड पीरियड इज 2 पाई r/v। अरे डिस्टेंस बाय स्पीड यार, और क्या होगा? राइट, तो 2 पाई हो गया, इंटू r कितना होता है याद करो, याद है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का r0 इंटू n²/z। यस और नो? सेम। आपको वेलोसिटी याद है, v0 इंटू z/n कितना होता है, और आपको r0 का वैल्यू भी पता है, कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, 52.9 पिकोमीटर। नेक्स्ट, v0 की वैल्यू कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁶।
प्लस 6 क्लियर हुआ 2.18 इंटू 10 पावर। तो आपको वी नॉट पता है, आर नॉट पता है, एन पता है आपको कौन सा वाला सेकंड पीरियड में, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, जेड क्या पुट करेंगे 1, हाइड्रोजन न्यूक्लियम है तो Z1, यहाँ पे भी Z क्या होगा 1। तो अगर आप डायरेक्ट रिलेशन भी देखना चाहते हो ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 पाई आर नॉट बाई वी नॉट इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। सो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। यस, आई होप इट इज क्लियर। सो सेम केमिस्ट्री में जो चर्चा है यहाँ पे वही चर्चा, कोई अलग नहीं है। यस और नो, श्योर है सेम। अगर मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी है, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, सब सेम ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है Zd का, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। कितना हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। यस और नो, सो दिस बिकम्स माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है बात? यस और नो? नहीं आ रही बात समझ में आपको? आ गई? सेम अगर बात करूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम स्क्वायर। कितना होता है काइनेटिक एनर्जी, कितना होता है हाफ एम स्क्वायर। हाँ वो कैसे आ रहा है वही बता रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम स्क्वायर, बच्चे भूल जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम स्क्वायर, और वी नो दैट mv square by r is the centripetal force provided by the electrostatic interaction between Zd and E. So mv square by r is equal to kZd square upon r square. सेंट्रीपिटल फोर्स बीच में Zd, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है, कितने का लग रहा है सर k q1 q2 upon r square। तो सेंटर का न्यूक्लियर कितने का है Zd, बाहर का q2 कितने का है E, तो k q2 सॉरी q1 and q2 that is Zd into E, तो kZd square kZe square upon r square। अरे ये सर सिंपल है भाई, क्या मतलब सारा कुछ नहीं है इसमें। तो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई kZd square upon r, तो mv square by 2 कितना हो जाएगा kZd square upon 2r, कितना हो जाएगा kZd square upon 2r। So this becomes kZd square upon, am I correct or not? कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं सर बिल्कुल सही है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये r है, ये 2r है। मतलब पोटेंशियल बाय काइनेटिक इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट -2। यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा दोनों का समेशन माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। एम आई क्लियर? सो दिस अगेन सिंप्लीफाई टू की काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो दीज टू रिलेशन यू मस्ट रिमेंबर। यस और नो? सो नेक्स्ट क्लास विल डू सम क्वेश्चंस ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्रू डीसी पांडे। डीसी पांडे यूज करेंगे, पूरा एकदम भयंकर सवाल उठाएंगे। इजी सवाल में नहीं जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। इजी सवाल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ना था, वो सब आपने सीख लिया। इजी पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट डिफिकल्ट में आएंगे। 2-3 सवाल पहले इजी ले लेंगे, उसके सारे मुश्किल। ठीक है, समझ में आया सबको? वेरी सिंपल, खत्म हो गया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। one more class and it will be over, then we'll go for nuclear which will take another 1 class and then we'll switch to semiconductor।